अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। तो अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। और जब आप रिकॉर्डिंग कर लें तो उस फाइल को आप ईमेल के ज़रिए मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लिख के भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल पे टाइप करके भी शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह सबसे पहले लाइक कर दें। मैं चाहता हूं कि जितने आज व्यूज हों उतने ही लाइक्स हों। मेरा नाम काशान है और ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये वाकया या ये कहानी अभी तकरीबन समझ लें कि 2 महीने पहले दिसंबर में हमारे साथ पेश आई थी। हमारी जो फैमिली है, यानी जो हमारी फैमिली का डेकोरम है, उसके मुताबिक हम लोग बाहर घूमना फिरना, पिकनिक्स पे जाना या एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी प्रोग्राम में शामिल होना पसंद किया करते हैं। तो हमारे जो पिकनिक के प्रोग्राम्स होते हैं वो एकदम से बन जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि अगले 2 घंटे बाद हमें कहाँ पे जाना है। तो वैसे ही अभी ये जो दिसंबर चल रहा था, हालांकि आमतौर पे लोग सर्दियों में फार्म हाउस पे नहीं जाया करते, लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने एकदम से सैटरडे की रात को एक फार्म हाउस बुक किया और इन्होंने शायद 7 या 8 बजे इसकी बुकिंग की थी। बुकिंग करते ही उन्होंने हम सबको कॉल कर दी। अब ये जो प्लान था वो इस तरह से था कि रात के 11 या 12 बजे तक हमें कराची से घारों की तरफ जाना है। क्योंकि ये जो फार्म हाउस था वो घारों में मौजूद था, तो हम लोगों की प्रायोरिटी यही थी कि सब अपनी अपनी गाड़ियों को लेके एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगे और वहाँ से फिर फार्म हाउस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ये जो फार्म हाउस था, इस फार्म हाउस के अंदर 3 कमरे मौजूद थे और हम टोटल तकरीबन 11 अफराद थे। खैर, जब हम लोग उस फार्म हाउस में पहुंचे तो जैसे कि आमतौर पे रात के टाइम में फार्म हाउसेस के अंदर अंधेरा हुआ करता है, वैसे ही पिच डार्क हुआ था और उनका भी यही फार्मूला था कि अगर आप फार्म हाउस को रात में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अपनी ही फ्यूल लगानी पड़ेगी। खैर, फ्यूल हम ऑलरेडी लेके गए थे और वहाँ पे जनरेटर मौजूद था। तो वहाँ पे जो जनरेटर मौजूद था, मैंने उसके अंदर जाके पेट्रोल वगैरह डाला और पेट्रोल डालने के बाद उस जनरेटर को स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही जनरेटर स्टार्ट हुआ तो फार्म हाउस के अंदर लाइट आ चुकी थी और लाइट आने के बाद जब हमने पहली दफ़ा फार्म हाउस को देखा तो कुछ अजीब वाइब्स थी जो ना सिर्फ हमें आ रही थी बल्कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे जो फार्म हाउस है शायद ये इस कदर पुराना है, यकीनन इसकी जो तामीर है वो पार्टीशन से पहले की गई होगी। और आमतौर पे इंटीरियर सिंध में, ख़ास तौर पे ठट्टा के अंदर बहुत सारी इस तरह की प्लेसेस, इस तरह के घर मौजूद हैं जिनके बारे में आज भी कहा जाता है कि गए वक्तों में, यानी कि अंग्रेज़ों के दौर में, ना सिर्फ उनकी तामीर की गई थी बल्कि उनकी जो तामीर थी वो इस कदर पुख्ता थी कि वो 200-300 साल मज़ीद अपनी जगह पे कायम रह सकते हैं। खैर, हम क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए या एंजॉय करने के लिए वहाँ पे आए थे तो हमने जो भी हमारा सामान था वो अपने कमरों में जाके रखना शुरू किया और उसके बाद सबसे पहले जो हमारा प्लान था कि वहाँ पे जाके बारबेक्यू करेंगे, तो हमने बारबेक्यू के लिए वहाँ पे रोशनदान में आग लगाना शुरू कर दी। अब हम जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सारे के सारे गार्डन में या उसके अतराफ में बैठे हुए थे, जबकि फार्म हाउस के जितने भी कमरे थे उन कमरों के अंदर हमारा जो भी सामान था वो मौजूद था। इसी दौरानिए में कि जब हम लोग सारे के सारे गार्डन में मौजूद थे और बारबेक्यू का इंतज़ाम कर रहे थे, इत्तफाक से मेरी जो नज़र थी वो फार्म हाउस की छत की तरफ पड़ी।
और जैसे ही मैंने फार्म हाउस की छत की तरफ देखा तो बज़ाहिर ऐसा लगा जैसे उस छत के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये जो लाइट थी, ये जितनी भी रोशनी थी, वो नीचे मौजूद थी और छत के ऊपर इत्तेफाक से ना कोई बल्ब मौजूद था, ना ही इतनी ज़्यादा रोशनी का इंतज़ाम मौजूद था। तो क्लियरली कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो कोई शख्स है या फिर शायद वाइट कलर का कोई तंबू या इस तरह की चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। अब कुछ देर के बाद जब मैं काम में बिजी हुआ और मैंने दोबारा से उस छत की तरफ या स्पेसिफिकली उस पॉइंट की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि अब उस जगह पे जहाँ पे कुछ देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा हुआ है, वहाँ पे ना कोई शख्स मौजूद है और ना ही कोई इस तरह की चादर या तंबू वगैरह वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये जो पहला इंप्रेशन था, इससे कंफर्म तो हो चुका था कि अब से कुछ देर पहले कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर मौजूद था। खैर मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या इनका कोई चौकीदार या इस तरह का आदमी हो जो छत के ऊपर से इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए देख रहा हो। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और तकरीबन 2 या ढाई घंटे जब गुजर चुके थे और हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया था, तो इस दौरानी में जो मेरी वाइफ थी वो किसी काम से कमरे के अंदर गईं। अब मेरी वाइफ जैसे ही कमरे के अंदर गईं या कमरे के अंदर पहुंचने वाली थी तो उस कमरे के गेट से पहले लेफ्ट साइड पे एक बड़ी सी खिड़की मौजूद थी। अब जब उनकी नज़र उस खिड़की के ज़रिए कमरे के बेड पे या अंदर की तरफ पड़ी, वो बताती है कि मैंने देखा कि एक औरत बेड के बिल्कुल दरमियान में, ऐसा लग रहा है 2 जानुओं के या अपने दोनों पाँव को सिमेट के बैठी हुई है। और अजीब बात यह है कि बजाय इसके वो सामने देखती, वो बेड की तरफ या नीचे की तरफ मुसलसल देखती जा रही है। अब मेरी वाइफ इससे पहले कि कमरे के अंदर एंटर होती तो वो खिड़की के पास ही खड़ी हो गई और गौर करने लगी कि बिला आखिर ये कौन औरत है जो ना सिर्फ फार्म हाउस के अंदर बल्कि कमरों तक पहुंच चुकी है। हालांकि इन कमरों में हमारी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें मौजूद हैं, हमारे मोबाइल रखे हुए हैं, हमारे पर्सेस रखे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चोरनी है जो बराबर में ही किसी गांव से या किसी जगह से यहाँ पे अंदर आ गई है। अब जितना मेरी वाइफ ने उस औरत पे गौर किया था तो उसके मुताबिक ये जो औरत थी, इसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े हैं। अब मेरी वाइफ कुछ देर तक उसको देखती रही और फ़ौरन से पलट के बाहर की तरफ आई, क्योंकि वो चाहती थी कि वो मुझे, ये जितने भी मर्द हैं, उनको इन्फॉर्म कर सके ताकि हम लोग अंदर जाके चेक करें कि बिला आखिर ये कौन औरत है जो कमरे के अंदर तक आ चुकी है। अब मेरी वाइफ जब हमारे पास आई और उसने आके हमें सिचुएशन से आगाह किया तो सबसे पहले मैं खड़ा हुआ और मेरे बाद मेरे भाई गर्ल्स के जितने भी मर्द थे वो सारे उस कमरे की तरफ भागते हुए जाने लगे। जब हम उस कमरे के करीब पहुंचे और हमने खिड़की से या अंदर जाके उस कमरे में देखा तो अब वहाँ पे ना ही कोई औरत मौजूद थी और ना ही इस तरह के आसार लग रहे थे जैसे अब से कुछ देर पहले या कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पे कोई औरत मौजूद हो। अब हमने सोचा कि हो सकता है ये वॉशरूम के अंदर चली गई हो या फिर इस कमरे से बाहर की तरफ निकलती चली गई हो। तो हमने सबसे पहले वॉशरूम की तरफ देखा और उसके बाद हमने बाहर की तरफ देखा, लेकिन पूरे फार्म हाउस में इवन के जो रास्ता था वहाँ पे भी कोई औरत आती हुई या जाती हुई नज़र नहीं आई। अब ये जो कुछ हुआ था ये हमारे ख्याल में हो सकता है कि मेरी वाइफ का कोई वहम हो या उसको ऐसा लगा हो जैसे कोई औरत बैठी हुई है। खैर इसी दौरानिए में जो वहाँ का चौकीदार था उसको भी हम लोगों ने बुला लिया था और उसका भी यही कहना था कि इस पूरे फार्म हाउस के अंदर इवन कि उसका जो फैमिली रूम है उसके अंदर भी कोई औरत मौजूद नहीं है। बहरहाल इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और रात के तकरीबन 3:30
4 बजे मेरी वाइफ को शदीद नींद आने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब आप फार्म हाउस जाते हैं या किसी पिकनिक पे मौजूद होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे जागते रहें। वैसे ही जो मेरी वाइफ थी वो आधे या 1 घंटे के लिए जब सोने के लिए कमरे के अंदर गई तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। जो भी खिड़कियाँ वगैरह थी उसने इन तमाम खिड़कियों को बंद किया और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। तकरीबन आधे या पौन घंटे के बाद एकदम से मेरी वाइफ की चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई और जैसे ही मेरी वाइफ की चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई तो मैं और जितने भी कज़न्स वगैरह थे सारे के सारे रूम की तरफ भागे। जब हम लोग रूम के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि जो मेरी वाइफ है वो बिल्कुल कोने में खड़ी हुई है और कुछ अजीब तरीके से कांप रही है। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परेशानी का शिकार है या बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला है। खैर, जब मैं उसके पास गया और मैंने उसको थोड़ा हौसला दिया, उसको पानी वगैरह पिलाया, तो कुछ देर के बाद उसके जो सेंसेस थे वो बहाल हुए। जब मैंने उससे पूछा कि बिलाखिर ऐसा क्या हुआ था तो कहने लगी कि मैं यहाँ पे सो रही थी और सोते सोते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बेड के बराबर में कोई आके बैठ चुका है। अब मैं क्योंकि नींद में थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप आके बैठे हैं और जो भी बेड के ऊपर आके बैठा था उसने कुछ देर बैठने के बाद मेरे सर के ऊपर या मेरे बालों के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उस वक्त तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप मेरे सर पे या मेरे बालों में हाथ फेर रहे हैं। अब क्योंकि मैं गुनूदगी में थी तो मुझे उस वक्त भी यही लग रहा था कि शायद आप ही हैं जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। लेकिन उसके कुछ देर बाद जब मुझे उन उंगलियों में से या उन हाथों में से एकदम से कुछ गर्मी सी या तपिश सी महसूस होने लगी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे जो भी मेरे सर पे हाथ फेर रहा है उसके हाथों में से आग निकल रही है और मुझे सोते सोते ही एक अजीब सी जलन का या जलने का एहसास हो रहा था। खैर, इसी दौरानिए में जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल बराबर में, यानी कि जहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, सीधे हाथ पे एक औरत, यानी कि वही औरत जो अभी कुछ देर पहले मुझे इसी कमरे में नज़र आई थी, ना सिर्फ मेरे बराबर में बैठी हुई है बल्कि उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई 80 या 85 साल की बहुत ही बूढ़ी सी औरत है और उसके चेहरे पे बेइंतहा झाइयाँ मौजूद हैं। खैर, एकदम से मैं चौंक के उठी और जैसे ही मैं उठी तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब जब मैंने मज़ीद उसके ऊपर गौर किया या मेरी नज़र उसके हाथों पे पड़ी तो उसके जो हाथ थे, यानी उसकी जो ख़ास तौर पे उंगलियां थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो झलसी हुई उंगलियां हैं और ना सिर्फ झलसी हुई उंगलियां हैं बल्कि उन उंगलियों से या उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। जैसे कि आम तौर पे आग में से धुआं निकला करता है, बिल्कुल वैसे ही अजीब सी गर्मी थी या तपिश थी जो उसके हाथों से निकल रही थी। मैं पीछे हटना चाह रही थी, मैं कुछ बोलना चाह रही थी, ना मेरी ज़बान से अल्फाज निकल रहे थे और ना ही मैं पीछे हट पा रही थी। इसी दौरानिए में देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत ने अपना जो हाथ था मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाना शुरू किया और अजीब बात यह थी कि जब उस औरत ने अपने हाथ को मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो वो अपनी ही जगह वैसे ही बैठी हुई थी, लेकिन उसका जो हाथ था वो खुद ब खुद ना सिर्फ लंबा होता चला जा रहा था बल्कि देखते ही देखते वो इस कदर लंबा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था अगले ही लम्हे वो अपने हाथ से मेरी गर्दन को दबोच लेगी। खैर, बिला आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद जब मेरी ज़बान से एकदम से अल्लाह का नाम निकला तो अगले ही लम्हे मैंने फ़ौरन से चीख मारी और जैसे ही मैंने चीख मारी तो उन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये जो औरत थी देखते ही देखते धुआं बन के हवा में तहलील हो गई।
अब जब मैंने अपनी वाइफ से ये पूरा किस्सा, ये पूरी कहानी सुनी, तो मुझे यकीन हो चला था कि जब मैं इस फार्म हाउस के अंदर आया था और जब मेरी नज़र छत की तरफ पड़ी थी, तो मुझे भी ऐसा ही एहसास हुआ था या ऐसा लग रहा था कि उस छत के ऊपर शायद वही औरत मौजूद थी जिस औरत से मेरी बीवी का 2 दफ़ा इंट्रैक्शन हुआ है। खैर, ये जो पिकनिक थी, क्योंकि कुछ देर बाद फजर की अजान होने वाली थी और हमें वैसे भी फजर की अजान के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक अपने अपने घरों के लिए रवाना होना था। जैसे तैसे ये जो फजर की अजान तक का टाइम था वो हमने वहाँ पे गुजारा और इस दौरानिए में मुझ समेत जितने भी लोग थे मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करते रहे। अब जैसे ही सुबह हुई और सुबह होने के बाद जब हम लोग वहाँ से रवाना हुए तो जितने भी लोग थे सारे के सारे गाड़ियों में बैठ चुके थे और जो भी सामान था वो सारा का सारा गाड़ियों में रखा जा चुका था। खैर, ये सामान रखने के बाद इत्तफाक से मुझे एकदम से याद आया कि मेरे जो जॉगर्स थे जो मैं रात में यहाँ पे पहन के आया था वो शायद उसी बेड के नीचे वहीं पे रखे हुए हैं। और जब मैं दोबारा से उन जॉगर्स को लेने के लिए उसी कमरे में या फार्म हाउस के अंदर आया तो जब मैं नीचे झुक के अपने जॉगर्स को बेड के नीचे से निकाल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ तो एकदम से मैं पीछे हटा। मैं ऑलरेडी इस दौरानिए में जॉगर्स उठा चुका था। अब जब मैं पीछे हटा और पीछे हटने के बाद मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे मुझे एहसास हुआ था देखना शुरू किया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, मैंने जल्दी से जॉगर्स उठाए और जॉगर्स उठाने के बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा इरादा यही था कि फ़ौरन से यहाँ से बाहर निकलूँगा और बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाऊँगा। इसी दौरानी में जब मेरी नज़र सामने जो मिरर मौजूद था उस मिरर के ऊपर पड़ी तो मिरर के अंदर मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे एक औरत जिसने सफ़ेद कलर के वैसे ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि कुछ अजीब से तरीके से वो मेरी तरफ देख रही है। हालांकि रियलिटी में मेरी बैक साइड पे या मेरे पीछे की तरफ कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। बहरहाल, मैं जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके उस कमरे से या उस फार्म हाउस से बाहर निकला और जब हम लोग अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद मुझे भी और मेरी वाइफ को भी तकरीबन 7 से 10 दिनों तक शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में हमने ना सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया बल्कि जो भी हमारे जानने वाले थे या जो भी लोग दम दुरूद किया करते हैं उनसे भी हम लोग मुसलसल राब्ते में रहे। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद जाके मेरे अंदर से, ख़ास तौर पे मेरी बीवी के अंदर से उस औरत का जो खौफ था वो बाहर निकला। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल होते चले जा रहे थे वैसे वैसे हम इस वाक़ये को भूलते चले जा रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि जो वाक़या है या जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ हमारे जहनों से निकलता जा रहा है बल्कि हम चाहने के बावजूद भी उस एरिया का या उस फार्म हाउस का जिक्र भी नहीं करना चाहते। आज भी उस पूरे एरिया में, ख़ास तौर पे घरों में, इस तरह के बहुत सारे फार्म हाउसेस मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात या इस तरह के असरात मौजूद हैं। बेहतर यह है कि जब भी आप किसी भी तरह इस तरह के फार्म हाउस में पिकनिक मनाने जाएं तो एक तो पहले वहाँ जाके आप तिलावत करें या कम से कम हिसार कर लें, वरना हो सकता है कि आपका भी सामना किसी इसी तरह की मखलूक से हो जाए।